प्रफुल्ल पटेल वहां चले गए, बचे क्या? आपके आने के पहले मैंने एक बात कही थी कि पिछले महाराष्ट्र चुनाव के बाद दो चेहरे उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने पूरा का पूरा ये सब कुछ रचा। और आज देखिए नियति, 2.5 साल के बाद आज उद्धव अकेले हैं, शरद पवार अकेले हैं, पार्टी चली गई, पार्टियां चली गई। ये एक बहुत बड़ी बात है मृदुल और शिखा जी जो कह रहे हैं रामकृपाल जी कि उद्धव ठाकरे की जो हालत हुई वही अब शरद पवार की। तो अगर शरद पवार अब ये नहीं बोलेंगे अगर कि ये उनके आशीर्वाद से हुआ, तो क्या बोलेंगे? पूरी पार्टी चली गई। अब जैसे उद्धव ठाकरे बोल रहे थे नहीं वापस आएंगे, वो संजय राउत साहब बोल रहे हैं सारे के सारे गए, वो डिस्क्वालीफाई। अरे आपको पता नहीं है 53 में से रामकृपाल जी 43 एमएलएज 43 एमएलए का सपोर्ट है, 35 वहां पे थे, 30 हैं। रामकृपाल जी मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं, इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र पे नहीं है। और जो महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं देखो ये हुआ इसलिए, अजीत पवार को ट्रिगर इसने किया कि शरद पवार पटना में मौजूद थे और उस बैठक का लीड कर रहे थे राहुल गांधी। वो कह रहे हैं भाई राहुल गांधी की लीडरशिप को देख के अजीत पवार बिल्कुल बौखला गए कि हम तो महाराष्ट्र में बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली राहुल गांधी जिनकी वजह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब उनके पास नहीं है, उसी राहुल गांधी की वजह से अब शरद पवार की एनसीपी उनके पास नहीं है। रामकृपाल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर आपने ऐश्वर्य जी देखा होगा, अजित पवार ने जो अपना वो पीसी में जो वक्तव्य दिया, उसमें अगर आप देखेंगे कि तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर कम जिक्र किया उन्होंने, राष्ट्र की पर उन्होंने कहा कि मोदी जी भी, ये एक्सपीरियंस होता है। इवन बताऊं आपको, आपने पकड़ लिया, वंदे भारत तक की ट्रेन का वो जिक्र कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए किस लिए। रामकृपाल जी प्लीज इस पे जरा गौर, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए वो बिल्कुल उनको पता है कि भविष्य किसका है, उगता हुआ सूरज कौन है इस देश में, और 2024 में क्या होने वाला है। महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले लोकसभा का इलेक्शन होगा, और ये जो चीजें हैं, मैंने तो कहा रामकृपाल जी बाप बड़ा ना भैया, कुर्सी सबको चाहिए। बिल्कुल और कुर्सी के लिए सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा ये कि देखिए कि राजनीति में जो आता है वो भजन करने नहीं आता, सबका जो है बिल्कुल इंदिरा। और ये 2014 के बाद की जो बीजेपी है, अभी रामकृपाल जी 3 दिन पहले की बात है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जिस दिन इंटरव्यू किया अर्नब गोस्वामी ने, उसके अगले दिन इन दोनों को दिल्ली आए। ये दोनों दिल्ली आए और ये खबर होला क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। ये जैसे ही इंटरव्यू हुआ उसके 2 दिन बाद ये लोग आए, और आने के बाद ये कहा गया क्या हो रहा है। अमित शाह मणिपुर थे, वहां से वापस आए, रात को बैठक हुई और रात ही में ये दोनों चले गए। अब समझ आता है क्या हुआ। बिल्कुल अब समझ आता है क्या हुआ। तो वो जो उद्धव ठाकरे जो सपने बुन रहे थे, देखो इलेक्शन आएगा, मैं यहां से जीतूंगा, मैं वहां से जीतूंगा, मेरी सेना वापस आ जाएगी, ढाक के 3 पात, कुछ बचा ही नहीं। महाराष्ट्र की और देश की राजनीति में अभूतपूर्व रामकृपाल जी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ऑल 3 आर टुगेदर। दोबारा बोल रहा हूं, बीजेपी, एनसीपी एंड शिवसेना ऑल 3 आर टुगेदर। ऐश्वर्य जी विपक्ष तो चला था एकता करने, महाराष्ट्र जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं 48, वहां पे विपक्ष खत्म हो गया। आज की तारीख में मैं देखिए, मैं कभी मुझे याद नहीं हो रहा है कि विपक्ष को महाराष्ट्र में इस कदर कमजोर विपक्ष मैंने अपने होश में। पर ये तो देश में है ना। नहीं ये तो आपने और हमने कई बार बात भी की है कि ये देश की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सशक्त विपक्ष होना चाहिए। लेकिन करें क्या, राहुल गांधी को कोई मानना नहीं चाहता नेता। रामकृपाल जी देखिए दिक्कत ये है कि राजनीति, मैं फिर कह रहा हूं, आज की जो मोदी जी की है पॉलिसीज हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, वो एक, मैं कहता हूं वो एज ऑफ रेनेसां है, एक पुनर्जागरण काल है जहां पर आपका सांस्कृतिक उत्थान, जहां पर सिर्फ राजनीति नहीं है। आप देखिए उसको, अगर जिस तरह से अजीत पवार आज तारीफ कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि वो वंदे भारत ट्रेन तक का जिक्र कर रहे हैं, सोचिए। और वो जान रहे हैं कि राजनीति में अगर आपको सत्ता की तरफ जाना है तो इसके साथ चलिए, वनवास में अगर भटकना है तो इसके साथ चलिए। तो सीधी बात है, उन्होंने जो भविष्य जहां उजाला दिख रहा है, उगता हुआ सूरज की तरफ आए, डूबते हुए सूरज से उन्होंने पिंड छुड़ाया है। नहीं पर ये हमें समझना पड़ेगा क्योंकि इसका डायरेक्ट रिवर्बरेशन या फिर जिसका डायरेक्ट रिपलिंग इंपैक्ट कहते हैं रामकृपाल जी, इसका सीधा पड़ेगा देश की राजनीति पे। आप सोचिए प्रफुल्ल पटेल आज वहां पे बीजेपी के साथ मोर और लेस शामिल हो गए हैं। वही प्रफुल्ल पटेल थोड़े दिन पहले बिहार में पटना में बैठ के विपक्ष के नेताओं के साथ बैठे थे। ये तो साफ दिखाता है कि विपक्ष में कुछ है ही नहीं। ऐश्वर्य जी,
ये घटना हुई है 48 सीटों वाले राज्य में, हाँ जी, और 80 सीटों वाले राज्य के जो अखिलेश जी हैं, हाँ। कि अगर उनकी प्रतिक्रिया सुनिएगा तो उनको वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बोलूं क्या इसमें। दिक्कत हो रही है ना ना, वो कह रहे हैं पहले मध्य प्रदेश प्रयोगशाला थी बीजेपी की, अब महाराष्ट्र हो गई है। जी। हकीकत यह है कि बीजेपी की प्रयोगशाला तो गुजरात कहा जाता था, और अगर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों बीजेपी की प्रयोगशालाएं हैं और तीनों में सफल हुए हैं, तो चौथी उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी सफल हुए थे। बाकी तो कोई एकता की जरूरत ही नहीं, विपक्ष क्या एकता करेगा? रामकृपाल जी, डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो नाम लिए थे ना, उसमें एक अखिलेश यादव जी का भी नाम था। हाँ, उन्होंने नाम लिया था कि अगर आपको शरद पवार के परिवार को जिताना है तो आप एनसीपी को वोट दे दो, अगर आपको स्टालिन जी के परिवार को जिताना है तो आप डीएमके को वोट दे दो, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार को जिताना है तो अखिलेश यादव को दे दीजिए, लालू जी के परिवार को जिताना है तो आरजेडी को दे दीजिए। तो उसमें से एक तो निपट गया, बिल्कुल एनसीपी तो हो गया, और इसे राजनीतिक तौर पे निपटना ही कहते हैं राम कृपाल जी। इट इज नॉट बीइंग मतलब वेरी क्रॉस, इसमें राजनीतिक शब्द पे इसका मतलब निपटारा हो गया एनसीपी का। बिल्कुल, इसीलिए अखिलेश परेशान है। अखिलेश जानते हैं बाबा ने कह दिया है मुझे 80 सीटें जीतनी है। नहीं, आज जिस तरह से वो रिएक्शन दे रहे थे इस, परेशान है वो लग रहा था पूरी बॉडी लैंग्वेज। और क्या बोल रहे हैं आप, महाराष्ट्र प्रयोगशाला है, अरे कल तक शरद पवार प्रयोगशाला तो सक्सेसफुल हो गई। वही राम कृपाल जी, प्रयोगशाला तो सक्सेसफुल हो गई। तो